गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट जो है वो क्या करना है, किस तरह से क्या एंट्रीज हमें पास करनी है फॉर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। बट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर दो आइटम ऐसे हैं जिनके कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जो हैं वो भी होते हैं। वो दो आइटम है, फर्स्ट है आपका वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन सा है? फर्स्ट है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व और सेकंड है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हैं वो इस तरह के हैं जिनके साथ में अपने कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो हमें करना होगा। वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम देख लेते हैं आज। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर सभी में यूज आने वाला है और स्पेशली इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज आएगा। नो डाउट अदर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं उनका कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है, वो केवल सिंगल एंट्रीज पास करके उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन इनके केस में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 इज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज गिवन है आपको, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ₹90,000। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके तीन पार्टनर्स हैं ABC, PSR है उनका 4:3:2 एंड देन नाउ डिसाइडेड टू शेयर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4। पहले था 4:3:2, अभी उन्होंने चेंज करके 2:3:4 कर दिया है। बैलेंस शीट आपको दी हुई है जिसमें एक आइटम दिया हुआ है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ₹90,000। अब मैं आपको कुछ केसेस जो है उनके थ्रू समझा रहा हूँ इसकी क्या जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है और क्या ट्रीटमेंट इसका होगा। फर्स्ट केस लिया मैंने, इफ देयर इज नो क्लेम, यानी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्वेश्चन में अगर वर्क्समैन कंपनसेशन के लिए किसी तरह का कोई क्लेम गिवन नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, टोटल वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ₹90,000 जो है उसको पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर ओल्ड PSR when there is no claim against the workman compensation reserve. Then the journal entry will be workman compensation reserve account debit to A's capital, to B's capital and to C's capital account. Total ₹90,000 will be distributed in partners in their old PSR which is 4:3:2. Then in the entry ₹90,000 distributed in 4:3:2 which is 40,000, 30,000 and 20,000. आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, ₹90,000 जो टोटल अमाउंट है उस टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के अंदर उनके ओल्ड PSR के अंदर व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन और नो क्लेम इज गिवन। नो इन्फॉर्मेशन एंड नो क्लेम इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन द टोटल अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR. Second case, if the claim on account of workman compensation is ₹45,000, if the claim on workman compensation अकाउंट इज ₹45,000, अगर ₹45,000 का क्लेम अराइज हुआ है वर्क्समैन कंपनसेशन के लिए तो ये जो क्लेम का अमाउंट होगा इसको कहाँ से लिया जाएगा, इस वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में से। यानी ये ₹45,000 जो है आपको इस ₹90,000 में से लेने हैं और उससे उस क्लेम का अमाउंट जो है उसका पेमेंट किया जाएगा। तो क्या होगा, ₹90,000 में से ₹45,000 जो है उस क्लेम के लिए चले जाएंगे, बाकी का रिमेनिंग ₹45,000 जो है वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, सेकंड केस देखिए, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR ₹90,000 विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ₹45,000 क्लेम अराइजेस टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ₹45,000 एंड रिमेनिंग ₹45,000, 90,000 minus 45,000 claim amount, remaining 45,000 will be distributed in partners in their old PSR, then to A's capital account, to B's capital account and to C's capital account. 45,000 remaining amount distribute in the ratio of 4:3:2, then 20,000, 15,000 and 10,000. क्लियर सबको? नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं, इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन इज ₹99,000, reserve is available ₹90,000 and the claim arises ₹99,000, then what will be the entry? देखिए थर्ड केस के अंदर, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹90,000 विच इज गिवन इन दी बैलेंस शीट। ₹9,000 एक्स्ट्रा क्लेम अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट जो है वो कहाँ से आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। मतलब
ये 9,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है क्योंकि हमें टोटल 99,000 रुपीज़ क्लेम अमाउंट पे करना है, जिसमें से 90,000 रुपीज़ तो हम ले लेंगे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में से। रिमेनिंग 9,000 रुपीज़ जो है वो हमें चार्ज करने पड़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो ये लॉस है हमारे लिए 9,000 का एक्स्ट्रा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डीआर कर देंगे 9,000 रुपीज़ से। और टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंट 99,000 रुपीज़। क्लियर? एक्स्ट्रा हो रहा है 9,000 रुपीज़, वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है और टोटल 99,000 रुपीज़ का क्लेम अराइज हो जाएगा। अब ये रीवैल्यूएशन पर 9,000 रुपीज़ का जो लॉस हुआ है, उस लॉस को हमें क्या करना है, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके ओल्ड पीएसआर के अंदर। रीवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके ओल्ड पीएसआर में। तो ये 9,000 रुपीज़ जो है वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 रुपीज़। ये सभी को पता ही है कि जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, और जब पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो कैपिटल अकाउंट को डीआर करते हैं। तो एंट्री हो गई ए बी सी कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन 9,000 इनके ओल्ड पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर सबको? लास्ट केस देख लेते हैं। फोर्थ केस, इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन इज ₹90,000 रुपीज़। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 90,000 एंड क्लेम अराइजेज 90,000 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट जो है उसका पेमेंट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000 रुपीज़। तो इसमें कोई बैलेंस बच नहीं रहा है। टोटल 90,000 का हमारे पास रिजर्व है और 90,000 क्लेम अमाउंट देना है, तो कोई बैलेंस बचा नहीं, इसलिए पार्टनर्स के अंदर कुछ भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। टोटल अमाउंट 90,000 रुपीज़ जो है वो क्लेम के नाम से ये चला जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये जनरल एंट्री इस तरह से अपने को पास करनी है। यही ट्रीटमेंट जो है हमें आगे जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और ये सब, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होगा। अब इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको इसका करना क्या है। जितने रुपए का क्लेम अराइज हो, जैसे ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जितने रुपीस का क्लेम अराइज हो रहा है वो क्लेम अमाउंट जो होगा वो आपको लिखना है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो क्लेम अमाउंट होगा वो। अगर रिजर्व और क्लेम के बीच में डिफरेंस है, यानी कि रिजर्व ज़्यादा है और क्लेम का अमाउंट कम है, तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इस तरह से जो हमने इस सेकंड केस में देखा। लेकिन अगर रिजर्व कम है और क्लेम का अमाउंट ज़्यादा है, जो कि हमारे इस थर्ड केस के अंदर है, रिजर्व 90 और 99 है, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो ट्रांसफर होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है? रीवैल्यूएशन हम आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से बनता है रीवैल्यूएशन। तो वो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगा और ये जो रीवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स के अंदर वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जहाँ पर भी मैंने एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, बीस कैपिटल लिखा है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है उसको फॉलो कर रही है फर्म। कैपिटल अकाउंट बनाने का फ्लक्चुएटिंग मेथड है, उसको फॉलो करिए। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि फर्म जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं, फिक्स्ड मेथड को फॉलो करती है, तो उस केस में यहाँ पर सभी जगह कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट आ जाएगा। ये आपको मैंने पहले बता दिया है। तो आई थिंक ये वर्क्समैन कंपनसेशन वाला जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट, अब हम जो है सेकंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का जो पार्ट है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व आपको समझ में आई है। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग है उनका 432। नाउ दे डिसाइडेड टू चेंज देयर PSR इन 234। बैलेंस शीट के अंदर आपको अब दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ₹18,000 और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है एट कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपीज़। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब कुछ केस दिए हुए हैं आपको जो कि क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको इस तरह से कुछ गिवन होंगे। फर्स्ट केस दे लेते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 2 लाख रुपीज़। और आपको इसकी कॉस्ट प्राइस भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ऊपर देखिए कॉस्ट प्राइस गिवन है आपको क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़। कॉस्ट प्राइस 2 लाख, मार्केट वैल्यू ऑल्सो ₹2 लाख। then there is no profit and no loss. Then the investment fluctuation fund या investment fluctuation reserve will be distributed in partners capital account. तो ये 18,000 रुपीज़ का जो फंड अपने पास में अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा फंड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी इस एंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 18,000 टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड PSR विच इज 432। यानी इस 18,000 रुपीज़ को क्या किया है?
432 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एंट्री हो गई 8,000, 6,000, 4,000 से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू ABC कैपिटल अकाउंट। आ गया समझ में? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं था। अब देखिए सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस में क्या हो रहा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹1,91,000, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2 लाख, मार्केट वैल्यू है 1,91,000, तो 9,000 रुपीज़ का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आ रहा है समझ में? ये 9,000 रुपीज़ का जो लॉस है वो हम कहाँ से बियर करेंगे, इस फंड में से, जो कि हमारे पास 18,000 का फंड है, उस फंड में से हम इस 9,000 रुपीज़ के लॉस को बियर करेंगे। तो अगर 18,000 का फंड है, 9,000 का जो लॉस है, इन दोनों का डिफरेंस वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा 9,000। ये 9,000 रुपीज़ जो है वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, ये देखिए एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000। ये जो डिफरेंस अमाउंट था इसका 9,000 रुपीज़, ये यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट के नाम से लिख लेंगे 9,000। रिमेनिंग 9,000 जो है 18 - 9, वो 9,000 पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड PSR के अंदर। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी सेकंड केस के अंदर। समझ में आ गया? थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस के अंदर इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹2,18,000, मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 2,18,000, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2 लाख। तो अभी क्या हो गया, 18,000 रुपीज़ का हमें हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। पहले आपने वीडियो में देखा था रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफ़र किया था जब लॉस हुआ था WCR के केस में तब। तो अगर इन्वेस्टमेंट के इस केस में भी अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो अभी कॉस्ट प्राइस 2 लाख है, मार्केट वैल्यू 2,18,000 है, 18,000 का हमें हो गया प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे वहाँ पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था लॉस हुआ था तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। अब ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये 18,000 का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड PSR के अंदर। तो एंट्री हो जाएगी ये। क्लियर, थर्ड केस समझ में आ गया सबको। अब हम लेते हैं लास्ट फोर्थ केस जो है वो। फोर्थ केस में कह रहे हैं कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹1,73,000। कितनी है मार्केट वैल्यू, 1,73,000। बुक वैल्यू कितनी है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है 2 लाख। तो अब कितना लॉस हो गया हमारे को, 17,000 रुपीज़ का। कितना लॉस हो गया, सॉरी 27,000 रुपीज़ का हमारे को लॉस हो गया। अब ये लॉस हम कहाँ से बियर करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। हमारे पास में फंड ओनली 18,000 रुपीज़ का ही अवेलेबल है, जबकि हमारे को जो लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर वो हो रहा है 27,000 रुपीज़ का। तो अब ये 9,000 रुपीज़ का जो है वो हमें एक्स्ट्रा लॉस हो गया, जो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस 2 लाख, मार्केट वैल्यू 173, तो इसमें डिफरेंस अमाउंट जो है वो 27,000 रुपीज़ का फर्म को हो गया लॉस। इस लॉस को बियर करने के लिए हमारे पास में फ़ंड पड़ा हुआ है 18 का, 27 में से 18 का फंड माइनस हो जाएगा तो 9,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा लॉस जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट DR 18,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 डिफरेंस, एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 27,000 रुपीज़ जो टोटल लॉस था वो। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है 9,000 रुपीज़ का, ये पार्टनर्स के अंदर वापस से डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड PSR। तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 डिस्ट्रीब्यूट इन देयर ओल्ड PSR 432। तो ये 432 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों के टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं वो आप इलिस्ट्रेशन हो चाहे क्वेश्चंस हो उनको सोल्व करना, 2-3 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो और इजी वे में समझ में आ जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ वही ध्यान रखनी है आपको, जहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है वहाँ पर आप पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर ये गिवन हो कि अकाउंट जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर
करंट अकाउंट मेंशन करना है कैपिटल अकाउंट की जगह पर। क्लियर है सबको? एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना, जैसे WCR के अंदर तो क्लेम का अमाउंट जो होता है वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर शो हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे वापस फर्म की न्यू बैलेंस शीट जो बनाएंगे, उस न्यू बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, यानी ये जो मार्केट वैल्यू है वो आपको बैलेंस शीट के अंदर शो करनी है। बाकी का डिफरेंस अमाउंट हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, चाहे वो रिवोल्यूशन अकाउंट में हुआ हो या किसी और के अंदर हुआ हो। बाकी जब हम इन्वेस्टमेंट शो करेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू पर शो होगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो अब बैलेंस शीट के अंदर वापस से शो नहीं होगा, चाहे वो वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम हो, रिजर्व हो, या चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व हो। अगर वो पार्टनर्स के अंदर एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो उस केस के अंदर ये वापस बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होगा। बैलेंस शीट में शो केवल एक ही केस में होगा, कब? जब क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन हो कि पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि जब वो अपने पार्टनर्स जो हैं अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, मैंने आपको बताई थी इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं हम लोग, तो जब एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी तो उस केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो है वापस न्यू बैलेंस शीट के अंदर एज इट इज शो होते हैं, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में वो बैलेंस शीट में शो नहीं होते हैं। ठीक है, थैंक यू।